हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को अब तक का जो क्लास है वो समझ में आया होगा और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्योंकि साउथ का इतिहास थोड़ा बहुत सारे राजवंशों का मिला जुला इतिहास है और बार बार ऐसी स्थिति आती है कि एक बड़ा राजवंश स्थापित होता है और उसके पतन के बाद फिर से छोटे छोटे राजवंश स्थापित होते हैं। और ये सिचुएशन बार बार आने की वजह से हमें उन छोटे छोटे राजवंशों को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये कब आए थे या इनका शासनकाल क्या है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है कौन से वो राजवंश हैं जो शासन कर रहे थे दक्षिण भारत में और उन्होंने किस किस समय उनका शासनकाल था। तो आज हम उन्हीं के बारे में ध्यान देंगे और आज हम जो है पढ़ेंगे जो है राष्ट्रकूट वंश को। हमने कल पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश को। ये टॉपिक मैं कल ही आप लोगों को पढ़ाने वाली थी, लेकिन चूंकि बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो और तथ्य इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि शायद आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगता होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास किया है ताकि आप लोग उसको बोर भी ना हो और बहुत अच्छे से इसको समझ जाएं। क्योंकि आप लोगों की जो है सुविधाओं का या आप लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। तो आज जो भी बचा हुआ पार्ट है यानी कि पाल प्रतिहार और गुर्जर को हमने कल पढ़ा था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार एक वंश था, पाल दूसरा वंश था और तीसरा राष्ट्रकूट थे। तो कल हमने दो वंशों को पढ़ा था और आज हम जो तीसरा राजवंश राष्ट्रकूट है, इन्हीं तीनों के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कब किसने किसको हराया और एट लास्ट किसका अधिकार कन्नौज पे हो गया था। उसी में से आज हम देखेंगे राष्ट्रकूटों को जो कल के क्लास में नहीं थे। तो चलिए ध्यान देते हैं आज इन सारे पॉइंट्स को जो एग्ज़ाम में आए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को मैप के द्वारा भी इनके बारे में सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट वंश से। इस वंश के स्वतंत्रता और महत्ता का जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो ये दंती दुर्ग है। और दंती दुर्ग कौन थे, ये चालुक्यों के सामंत थे। आपने देखा होगा इसके पहले जितने भी बड़े साम्राज्य होते हैं उन्हीं के जो सामंत हैं, जब वो साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है, विघटित होने लगता है या पतन होने लगता है उस साम्राज्य का, तो जो भी सामंत होते हैं या जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं या जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र करके नए नए छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों की स्थापना कर देते हैं। तो जब चालुक्य वंश का जो पतन होता है तो उसी में से एक उनका सामंत जो दंती दुर्ग था, इसने उस वंश को समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो ये दंती दुर्ग हैं, ध्यान देंगे। आगे हैं, इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, राजधानी इन्होंने क्या बनाया है, तो मान्यखेत को बनाया है। यह ब्राह्मण मतानुयायी थे, यानी कि ये जो है ब्राह्मण जो एक तरीके से कहिए कि ब्राह्मण जो होते हैं काफ़ी रीति रिवाज और नियम कानूनों या विधि विधानों को मानते हैं। कुछ इसी तरह के ये हैं, यानी कि ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म में जो बहुत ज़्यादा जो है नियम कानून विधि विधान या भक्ति पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, कुछ इसी तरह के हैं दंती दुर्ग। इनके बाद जो आते हैं राजा, ये कृष्ण प्रथम आते हैं और कृष्ण प्रथम इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इसने यानी कि इन्होंने अकाल वर्ष राजाधिराज की उपाधि धारण की और इन्होंने बादामी के चालुक्यों का आप देखेंगे संपूर्ण उन्मूलन कर दिया। यानी कि जो दंती दुर्ग हैं, इन्होंने उनके पतन का फायदा उठा के एक नए राजवंश की स्थापना की, लेकिन उनके बाद जो आए हैं शासक कृष्ण प्रथम, इन्होंने चालुक्यों का संपूर्ण विनाश कर दिया, यानी पूरे तरीके से इसे समाप्त कर दिया और पूरे चालुक्य साम्राज्य पर अब राष्ट्रकूटों का शासन हो जाता है कृष्ण प्रथम के शासनकाल में। आगे हैं, इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम है और ये मंदिर जो है काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि ये एक ही शिलाखंड को या एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है और इसको बनाया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। इसके नाम आप जानेंगे, जो एलोरा की गुफाएं हैं उसको भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया है और जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसको भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था। इसके पहले आपने अजंता की गुफाएं पढ़ी थी, जिसको मैंने बताया था कि वो गुप्तों ने बनवाया था और उसमें गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्त काल का महत्वपूर्ण जो है गुफा थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता है।
कि अजंता में कौन सी गुफाएं हैं जो है प्योरली गुप्तों ने बनाए थे, तो 16, 17 और 19 गुफा संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुफा संख्या 16 में मैंने आपको बताया था कि मरणासन राजकुमारी का चित्र भी बना हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अजंता है वो गुप्तों ने बनाया है, लेकिन जो एलोरा है और एलिफेंटा है ये राष्ट्रकूटों ने बनाया है। एक और चीज़ आता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं ये किस धर्म को समर्पित हैं। तो सबसे पहले अजंता को देख लेते हैं। इसके पहले मैंने बताया भी था कि जो अजंता की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म को पूरी तरह से समर्पित हैं। इसमें और कोई धर्म की जो है चित्रकलाएं नहीं मिलती हैं। जो भी चित्रकलाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और वो भी जातक कथाओं पर आधारित हैं, यानी कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। जो एलोरा का है इसमें आप देखेंगे तो इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू या उसको शैव भी कह सकते हैं, इनके चित्र पाए जाते हैं, यानी कि तीनों धर्मों के यहाँ पे चित्र मिलते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। और जो एलिफेंटा है इसमें आप देखेंगे तो शैव धर्म की चित्रकलाएं ज़्यादा मिलती हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे बौद्धों की भी चित्रकलाएं मिलती हैं। तो एलिफेंटा में शैव और बौद्ध है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो चित्र हैं वो शैव धर्म से संबंधित है। तो एग्जाम में आते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि ये राष्ट्रकूटों ने ही बनवाए हैं, इसलिए इसे देखना बहुत ज़रूरी है। और जो एलिफेंटा है ये गुफाएं जो है ये समुद्र के अंदर हैं, यानी कि समुद्र में कुछ मिल जाने पर ये द्वीप पर बने हुए हैं, काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत हैं। और यहाँ से जो है बड़े पैमाने पे हाथी की मूर्ति मिली थी, इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा रख दिया गया था, जो है जिसने ढूंढा था उनके द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है इन्होंने ही कैलाश मंदिर बनाया है और इनके बाद इनके भाई गोविंद द्वितीय जो है शासक बने थे और उन्होंने इस साम्राज्य को संभाला था। आगे जो राजा बनते हैं वो ध्रुव बनते हैं और ध्रुव बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इनके बारे में आपने देखा ही था, इन्होंने जो है धर्मपाल को भी हराया था और इन्होंने जो है प्रतिहार शासक वत्सराज को भी हराया था। तो इसलिए जो ध्रुव है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने ही पहली बार भाग लिया था और इसने धर्मपाल और वत्सराज को हराया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था उसमें भाग लेने वाले पाल वंश में पहले जो राजा है वो धर्मपाल है और जो वत्सराज हैं ये पहले राजा हैं जो गुर्जर प्रतिहार राजा हैं जिन्होंने भाग लिया था। और राष्ट्रकूटों के जो राजा हैं ये ध्रुव हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार भाग लिया था। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये 200 सालों तक ये संघर्ष चलता रहता है, काफ़ी लंबा इन लोगों की लड़ाई चलती है और एट लास्ट जो गुर्जर प्रतिहार हैं वही कन्नौज पर अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। आगे है बच्चों, नेक्स्ट जो राजा हैं ये गोविंद तृतीय हैं, ये भी शक्तिशाली राजा हैं। यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक है, यानी कि अब तक के सबसे महान शासक हैं ये, जितने भी अभी तक राजा हुए हैं राष्ट्रकूट वंश में उनमें सबसे जो महान है ये गोविंद तृतीय हैं, यानी कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा किया है, अपने स्थिति को सबसे ज़्यादा मजबूत किया है जो है गोविंद तृतीय। और इन्होंने क्या किया है और इसने अपने विरुद्ध बनाए गए पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं के संघ को विनष्ट कर दिया था और बेंगी के चालुक्यों का विनाश किया था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे कि जो ये गोविंद तृतीय हैं इनके खिलाफ पल्लव ने, पांड्य ने, केरल के जो राजा हैं या जो केरल के केरल पुत्र यानी कि चेर हैं और गंग राजाओं ने मिल करके एक संघ बनाया था कि हम लोग मिल करके इनके ऊपर हमला करेंगे और इन्हें हराएंगे। लेकिन यहाँ पे जो जो हैं गोविंद तृतीय इन्होंने इस संघ को ही विनष्ट कर दिया, यानी कि सबको हरा दिया और इन्होंने बेंगी के चालुक्यों के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। आप मैप में देख सकते हैं, ये हैं पल्लव, यहाँ पे हैं पांड्य, ये जो नीचे का क्षेत्र पांड है, ये जो है ये केरल का क्षेत्र है। केरल मतलब आप जानते हैं केरल पुत्र इनको कहा जाता है या इन्हीं को चेर कहा जाता है, चेर। तो ये चेरों का राजवंश है। ये आप देखेंगे पांड्यों का राजवंश है। ये आप देखेंगे पांड्यों के बाद ये पल्लवों का राजवंश है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस पल्लव ने और पांड्य ने और इस केरल पुत्र या चेर ने, इन तीनों ने मिल करके, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बेंगी के चालुक्य हैं इन्होंने खास करके इनका जो क्षेत्र था वो यहाँ पे था, बेंगी के जो चालुक्य हैं इन्होंने, ये चार लोगों ने मिल करके संघ बनाया था जो है चेर या केरल पुत्र, पांड्य, पल्लव और बेंगी के चालुक्य, इन लोगों ने मिल करके संघ बनाया था इन राष्ट्रकूटों के खिलाफ। लेकिन राष्ट्रकूट राजवंश के जो राजा हैं गोविंद तृतीय, इन्होंने क्या किया, इस जो है त्रिकूट को या जो इन लोगों ने मिल करके बनाया था
ये समाप्त कर देते हैं या इसको नष्ट कर देते हैं, यानी कि इन तीनों के द्वारा या इनको मिला करके जो भी बना था उस राजवंश को समाप्त कर देते हैं या उस संघ को समाप्त कर देते हैं और यहाँ के क्षेत्र को भी अधिकार में ले लेते हैं। तो आप देखेंगे जो राष्ट्रकूटों का साम्राज्य है ये आप देख सकते हैं रेड कलर में है, तो ये इनका यथार्थ राजवंश था या यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। लेकिन आगे चल के जो गोविंद तृतीय हैं इनके शासनकाल में ये लोग यहाँ तक बढ़ गए थे, हालांकि बाद में फिर से सिमट जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये संघ है और किसने संघ बनाया था तो इसलिए मैंने आपको मैप में बताया। ये पल्लव हैं, पांडे हैं, ये केरल पुत्र या चेर हैं और ये बेंगी के चालुक्य हैं, ये राष्ट्रकूट हैं और इन्होंने वातापी, ये जो चालुक्य हैं ये वातापी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य जिनका विनाश करके ही ये जो राष्ट्रकूट हैं ये आए हैं। तो ये बेंगी के चालुक्यों का इन्होंने जो वातापी के चालुक्य हैं इनको इन्होंने नष्ट किया है और ये बेंगी के चालुक्य हैं। इसके ऊपर जो स्थापित होंगे वो कल्याणी के चालुक्य होंगे, इसके बाद आएंगे कल्याणी के चालुक्य। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ पे भी चालुक्य हैं। तो अभी आगे फिर से देखेंगे मैप को, पहले इसको देख लेते हैं कि गोविंद तृतीय ने और क्या किया है। तो इन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक हैं और इन्होंने जो है इन तीनों या चारों जो राजा हैं इन्हीं के गुटों को यानी कि पल्लव, पांडे, केरल और गंग, इनके गुटों को समाप्त कर दिया या संघ को विनष्ट कर दिया और बेंगी के चालुक्यों का जो है विनाश करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे जो राजा हैं ये अमोघ वर्ष हैं। अमोघ वर्ष विद्या और कला का महान संरक्षक था, यानी कि इन्हें युद्ध से कम लगाव था, इन्हें ज़्यादातर जो विद्या है या साहित्य है इसमें ज़्यादा रुचि है। और ऐसा मोस्टली हर राजवंश में देखा जाता है कि कोई ना कोई राजा ऐसा आता है जो साम्राज्यवादी विचारधारा का नहीं होता या वो साहित्य और कला का संरक्षक होता है। सातवाहनों में आपने देखा था हाल को, वो भी संरक्षक थे कला के। गुर्जर प्रतिहारों में एक शासक आते हैं भोज, वो भी कला के संरक्षक हैं। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष, ये भी कला के संरक्षक हैं। तो हर राजवंश में कोई ना कोई राजा ऐसा आता है जो कला संस्कृति के प्रति जिसका ज़्यादा झुकाव होता है और उसके शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास होता है। यानी कि हर राजवंश में हर तरह के राजा होते हैं। किसी को साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा आनंद आता है तो कोई बहुत क्रूरतापूर्ण शासन करता है, तो कोई बहुत उदार प्रवृत्ति का होता है, कोई बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति का होता है। हर तरह के राजा होते हैं हर राजवंश में। तो आप देखेंगे इस तरह के जो भी राजवंश आए हैं सब में कोई ना कोई राजा ऐसा हुआ है जिसके शासनकाल में साहित्य और कला का काफ़ी विकास हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। इनके काल में कला का विकास हुआ और कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखा है। इसने अमोघ वर्ष ने खुद एक जो है कविराज मार्ग के नाम से एक लिखा है कन्नड़ भाषा में ग्रंथ। तो इम्पॉर्टेंट है कि कविराज मार्ग नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो अमोघ वर्ष ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा है। यह जैन मतानुयायी थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं अमोघ वर्ष ये जैन मतानुयायी हैं और इनके जो गुरु हैं वो जिनसेन हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक जैनी है जिनसेन और इन्होंने जो है इनको अपना शिष्य बनाया था, या ये कहें कि अमोघ वर्ष के जो गुरु है वो जिनसेन है। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे अल मसूदी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। इसकी तुलना बगदाद के खलीफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है, बगदाद के खलीफा चीन के राजा कुस्तुनतुनिया के शासक से किया है। यानी कि जो अल मसूदी हैं जो कि उस समय आए थे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य में भ्रमण के लिए, उन्होंने अमोघ वर्ष की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और इनकी जो तुलना है ये बगदाद के खलीफा, चीन के राजा और कुस्तुनतुनिया के शासक से कर दिया जो उस समय के विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है कि किसने जो है अमोघ वर्ष की तुलना चीन के राजा, बगदाद के खलीफा और कुस्तुनतुनिया के शासक से किया है, तो अल मसूदी ने। या इस तरह से भी क्वेश्चन आया कि अल मसूदी ने किस राजा की तुलना इन विदेशी राजाओं के साथ किया है, तो अमोघ वर्ष की तुलना की है। और ये किस राजवंश से संबंधित हैं, तो ये राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सारे पॉइंट्स। आगे हैं इंद्र तृतीय, इनका शासनकाल है आप देखेंगे 915 से 927 ईस्वी। इसने प्रतिहार शासक महिपाल को परास्त किया। इसी के शासनकाल में अल मसूदी आया था, यानी कि आए हैं इनके शासनकाल में जो है इंद्र तृतीय। लेकिन इनके बारे में जो भी चीज़ें इन्होंने स्टडी किया और जाना उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इनकी प्रशंसा में इन्होंने ये बातें कही थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये पूछे कि किसके शासनकाल में आए थे तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी आए थे।
इस वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। ये अंतिम महान शासक हैं, यानी कि इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का पतन होना शुरू हो जाएगा। ये 937 से 963 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इसके काल में या इसने जो है काल वर्ष की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, ये जो काल वर्ष नामक उपाधि है ये राष्ट्रकूटों को पसंदीदा उपाधि है और इन्होंने काल वर्ष की उपाधि धारण की थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तक्कोलम का लड़ाई ये 949 में हुआ था। आप लोगों को ये सन भी याद होना चाहिए, प्लस किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल में ये हुआ था तक्कोलम की लड़ाई। इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तक्कोलम की लड़ाई कब हुआ है? तो ये हुआ है 949 ईस्वी में। राजा कौन है? तो ये है इंद्र तृतीय। आगे है, इसने चोलों को हराया था। और ये भी पूछ सकता है कि तक्कोलम की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो राष्ट्रकूट और चोल राजवंश के बीच हुई थी, जिसमें चोल हार गए थे। और जो उत्तरी चोल मंडल था, यानी कि चोल साम्राज्य का जो उत्तरी भाग था, वो राष्ट्रकूटों के पास चला जाता है। आगे है, अंतिम राष्ट्रकूट शासक जो है करक है, या कहीं कहीं कर्क भी दिया रहता है। ये कर्क द्वितीय है जो अंतिम राष्ट्रकूट शासक है। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रकूट जो राजवंश है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊपर के चालुक्य हैं, यानी कि कल्याणी के चालुक्य हैं, ये अपने साम्राज्य को विस्तार कर लेते हैं। आगे है बच्चों, नेक्स्ट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है त्रिदलीय संघर्ष। किसके किसके बीच हुआ था ये चीज़ें तो हमने देख लिया है। कौन किस पे भारी पड़ा ये भी हमने देख लिया। लेकिन ये युद्ध 200 सालों तक चला और कितने चरणों में चला और किस चरण में कौन सा साम्राज्य ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से युद्ध किया उसको हम देखेंगे, एग्ज़ाम में आता है। ये बताना है आपको कि त्रिदलीय संघर्ष हुआ क्यों, क्या रीज़न था, क्यों लोग आपस में लड़ रहे थे। तो पहला रीज़न था महोदय श्री, यानी कि कन्नौज पर अधिकार करना। ये एग्ज़ाम में आया है कि किस जो है स्थान का या जो है नगर का नाम महोदय श्री था प्राचीन काल में। तो ये कन्नौज का नाम महोदय श्री था। मैंने बताया था कि असम का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिष और कामरूप था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही जो कन्नौज है इसका प्राचीन नाम महोदय श्री था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी पर अधिपत्य करने के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे थे, पहला कारण। दूसरा जो है वो क्या है, बनारस से बिहार तक का क्षेत्र जीतने के लिए पाल प्रतिहार शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था। यानी कि ये लोग बनारस से बिहार का जो क्षेत्र है इस इलाके को प्रतिहार भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे और पाल भी लेना चाहते थे। तो ये भी एक रीज़न था, एक तो क्षेत्र विस्तार और दूसरा कन्नौज पर अधिकार। ये दोनों रीज़न थे जिसकी वजह से ही आपस में लड़ते रहे। अब आगे बढ़ेंगे कि क्या परिणाम हुआ। तीनों राजवंशों का पतन या संघर्ष कई चरणों में पूरा हुआ। यानी कि इस युद्ध में लड़ते लड़ते तीनों राजवंशों का पतन हो गया। जहां वो अपने राजवंश को महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे, मजबूत बनाना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, वहां इन लोग 200 सालों तक लड़ते रहे और एट लास्ट निष्कर्ष ये निकला कि तीनों लोगों का पतन हो गया, क्योंकि लड़ते लड़ते ये सारे राजवंश कमज़ोर हो गए और इनका विनाश हो गया। और ये युद्ध कई चरणों में पूरा हुआ, यानी कि एट लास्ट ये कई चरणों में चला। 200 साल एक लंबा पीरियड है और इस बीच ये लोग मतलब जो है कई चरणों में युद्ध किए। तो कितने चरण हैं देख लेते हैं बच्चों। ये है प्रथम चरण, यानी कि पहली बार जब ये लड़े तो ये कब क्या हुआ था। इस चरण में प्रतिहार शासक वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ और ध्रुव की विजय हुई। और लेकिन ये क्या हुआ, अस्थायी सिद्ध हुआ। यानी कि ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया और वो जीत गया, उसने कन्नौज पर अधिकार किया, लेकिन ये अस्थायी सिद्ध हुआ, यानी कि अस्थायी उनका अधिकार नहीं रहा, क्योंकि तभी राष्ट्रकूट दरबार में उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया, जिसकी वजह से जो ध्रुव थे ये दक्षिण लौट गए। आपको पता है कि जो राष्ट्रकूट राजवंश है ये दक्षिण का राजवंश है, जो कन्नौज है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, काफ़ी ऊपर है। जो ध्रुव हैं इन्होंने वत्सराज को यानी कि गुर्जर प्रतिहार के राजाओं को उन्होंने हरा दिया था। हराने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये अस्थायी रूप से वहाँ पे अधिकार नहीं कर पाए, क्योंकि इनके ही जो है साम्राज्य में या राज दरबार में उत्तराधिकार का प्रश्न जो है खड़ा हो गया। ऐसे में ध्रुव को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए दक्षिण वापस लौट जाना पड़ा और ये जो पहला जो है चरण था ये समाप्त हो जाता है। आगे है द्वितीय चरण। इस चरण में पाल और प्रतिहारों के बीच में संघर्ष हुआ।
राष्ट्रकूट इससे बाहर रहे। यानी कि जो दूसरा चरण था इसमें गुर्जर, प्रतिहार और पाल आपस में लड़ रहे थे, इसमें राष्ट्रकूट नहीं थे। और इस समय कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था। यानी कि जो शासन कर रहा था कन्नौज पर वो वंश था आयुध वंश, और इसी के लिए गुर्जर, प्रतिहार और पाल लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रकूट यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो अभी भी अपने उत्तराधिकार के प्रश्न में उलझे हुए हैं। आगे हैं बच्चों, आयुध शासक के दो भाई चक्रायुध और इंद्रायुध गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे। धर्मपाल ने चक्रायुध का साथ दिया और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसी समय धर्मपाल ने उत्तर भारत के शासकों की सभा बुलाई और अपने को उस जो है उत्तरापथ, यानी कि उत्तर का जो क्षेत्र है का स्वामी करार दिया। यानी यहाँ दूसरे चरण में क्या हुआ है, जो आयुध वंश का शासन है या आयुध वंश के जो दो भाई हैं या शासन कर रहे हैं कन्नौज पर, एक है चक्रायुध और एक है इंद्रायुध। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों भाई आपस में संघर्षरत हैं। आप ये सोचते हैं चक्रायुध चाहते हैं कि हम राजगद्दी पर बैठे और जो इंद्रायुध हैं वो चाहते हैं हम राजगद्दी पर बैठे। यानी कि आपस में ये लोग खुद भी लड़ रहे हैं और दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं कन्नौज के लिए। तो कन्नौज अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका था। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंद्रायुध थे ये वत्सराज के सहयोग से राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को हटा करके चक्रायुध को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके गद्दी पर बैठा देते हैं और यहाँ पे जो है अधिकार हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि धर्मपाल का जो प्रतिनिधि है वो इंद्रायुध है जिसने सिंहासन को प्राप्त कर लिया है। इसी की खुशी में या इसी जीत के उपलक्ष्य में जो धर्मपाल है इन्होंने उत्तरापथ स्वामी अपने आप को करार दिया है, लोगों को इनवाइट किया है, न्योता दिया है और एक पार्टी रखी और उस पार्टी में अपने आप को घोषित किया कि मैं उत्तरापथ का स्वामी बन गया हूँ, क्योंकि उनके पास अब कन्नौज आ गया है। इसके बाद ये चरण समाप्त हो जाता है, तृतीय चरण आ जाता है। इसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और कन्नौज से चक्रायुध को खदेड़ने, यानी कि ये द्वितीय हैं, नागभट्ट द्वितीय है जो प्रतिहार शासक है और कन्नौज से चक्रायुध को खदेड़ने में सफल रहा और धर्मपाल को पराजित किया, किंतु उसकी विजय अस्थायी सिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि तभी राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत का अभियान किया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। यानी कि जब तीसरा चरण आता है, आपने देखा कि दूसरे चरण में चक्रायुध को शासक बना करके धर्मपाल ने अपने आप को उत्तरापथ स्वामी घोषित कर दिया है, यानी कि उनका अधिकार हो गया है कन्नौज पे। फिर कुछ टाइम के बाद, ये कई साल ऐसे चलता रहा, कुछ सालों बाद जब जो राजा है नागभट्ट द्वितीय बनते हैं गुर्जर प्रतिहार के शासक, तो ये एक शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज से चक्रायुध को भगा दिया, जिसको जो है धर्मपाल ने अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया था। वहाँ से चक्रायुध चले जाते हैं और वहाँ पे अधिकार हो जाता है नागभट्ट द्वितीय का। और जो नागभट्ट हैं इन्होंने जब अधिकार कर लिया, लेकिन ये अधिकार करने के बाद ज़्यादा दिनों तक खुशी नहीं मना पाए या उसको अस्थायी नहीं कर पाए, क्योंकि जो राष्ट्रकूट शासक हैं गोविंद, ये आ जाते हैं युद्ध करने के लिए और इस युद्ध में नागभट्ट जो है वो हार जाते हैं और फिर से उनका जो अधिकार है वो कन्नौज से हट जाता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, तृतीय चरण में क्या हुआ है कि इसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से चक्रायुध को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की और धर्मपाल को पराजित भी किया, किंतु उसकी यह विजय अस्थायी सिद्ध नहीं हुई क्योंकि तभी राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत का अभियान किया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। तो यहाँ पे इस बार जो राष्ट्रकूट हैं वो भारी पड़ गए हैं, क्योंकि प्रतिहारों ने तो पालों को हरा दिया है, लेकिन अब प्रतिहार खुद राष्ट्रकूटों से हार गए हैं। तो ये तृतीय युद्ध जो है चरण का युद्ध समाप्त हुआ। अब चतुर्थ चरण में देखते हैं, ये गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में अपना दबाव बनाए रखा, यानी कि अधिकार करके इन्होंने अपना जो है दबदबा स्थापित कर रखा था उत्तर भारत में, और उसने मालवा के क्षेत्र को भी प्रतिहारों से छीन लिया और उपेंद्र नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। यानी कि चतुर्थ चरण में भी राष्ट्रकूट ही भारी पड़ रहे हैं, तृतीय चरण में भी वही हैं और चतुर्थ में भी वही हैं, और यहाँ पे इन्होंने मालवा पर भी अपना अधिकार कर लिया है। इसके बाद पांचवा चरण आता है। इस चरण में राष्ट्रकूट अलग रहे, यानी कि यहाँ पे अब राष्ट्रकूट युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उत्तराधिकार के जो है मैटर में उलझे हुए हैं। अभी इस समय क्या होगा, जो गोविंद तृतीय हैं ये दक्षिण लौट गए हैं और इसके बाद प्रतिहार शासक देखेंगे आप, ये हैं प्रतिहार शासक रामभद्र, ये रामभद्र हैं और
इसके अलावा ये कमज़ोर शासक है या कमज़ोर व्यक्तित्व है। और दूसरी तरफ जो है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल हैं और देवपाल हैं। ये एक शक्तिशाली और महान शासक हैं, जिसकी वजह से अभी यहाँ क्या होगा, पालों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। रीज़न क्या है, 5वें चरण में, जो इसके पहले तीसरे और चौथे चरण में आपने देखा कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासक गोविंद तृतीय भारी पड़े और उन्होंने वहाँ के क्षेत्र पर अधिकार कर रखा। लेकिन जैसे ही 5वां चरण आता है, इस टाइम तक गोविंद तृतीय के राज दरबार में फिर से उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया। तो गोविंद तृतीय को अपना साम्राज्य बचाने के लिए कन्नौज से वापस लौट जाना पड़ा। राष्ट्रकूट राजवंश यानी कि ये वहाँ चले गए वापस मान्यखेत। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि उस समय जब वो वापस लौट गए तो गुर्जर प्रतिहारों में एक कमज़ोर राजा है जिनका नाम जो है रामभद्र है। रामभद्र बहुत कमज़ोर शासक हैं, ये सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं या कहिए कि कन्नौज पर अधिकार नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जो पाल राजा हैं धर्मपाल और देवपाल, ये काफ़ी शक्तिशाली राजा हैं, इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। तो अभी क्या हो गया, 5वें चरण में जो पाल हैं इनका जो है प्रभुत्व फिर से स्थापित हो गया है कन्नौज पर, और जो राष्ट्रकूट हैं वो अपने साम्राज्य में उलझ गए हैं। जो प्रतिहार हैं इनके यहाँ काफ़ी कमज़ोर शासक हैं। तो 5वां चरण भी समाप्त हो गया। 6ठे चरण में क्या होता है, इस चरण में भी राष्ट्रकूट अलग ही रहे, यानी कि इसमें भी राष्ट्रकूट अपने ही साम्राज्य में उलझे हुए हैं। अमोघ वर्ष यद्यपि शासक बन चुका था, किंतु उससे जो है उसके विरुद्ध चुनौतियां अभी भी जो है विद्यमान थी। इस चरण में प्रतिहारों की वर्चस्व स्थापित हुआ, यानी कि अमोघ वर्ष राजा बने हैं राष्ट्रकूटों के, जो 6ठा चरण है इसमें, लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। और दूसरे आपने देखा कि वो कला और साहित्य के संरक्षक हैं, यानी कि युद्ध प्रेमी कहीं ना कहीं नहीं है। और दूसरी तरफ उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो उत्तर के क्षेत्रों में आक्रमण करने के लिए नहीं आते हैं। अब ऐसे में प्रतिहार और पाल लड़ेंगे, और जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रतिहार हैं इन्हीं का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, क्योंकि प्रतिहार वंश के मिहिर भोज और महेंद्रपाल जैसे शासकों की सेवा प्राप्त हो रही है। और दूसरी तरफ जो पाल वंश है इसमें विग्रह पाल है एवं नारायण पाल है, जो कि कमज़ोर शासक हैं। आपने देखा 5वें चरण में जो प्रतिहार शासक हैं इनके पास कमज़ोर शासक हैं, पालों के पास अच्छे शासक हैं, यानी कि देवपाल और धर्मपाल हैं, इसलिए वो जीत गए या उन्होंने प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लेकिन 6ठे चरण में आपने देखा कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं अमोघ वर्ष वो नहीं आ रहे हैं युद्ध करने। जो पाल वंश के शासक हैं वो काफ़ी कमज़ोर शासक हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि विग्रह पाल हैं और नारायण पाल हैं, ये कमज़ोर शासक हैं। लेकिन प्रतिहारों के पास उस समय बहुत ही शक्तिशाली जो है राजा है मिहिर भोज और महेंद्रपाल, और इन लोगों ने क्या किया है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और एट लास्ट यहाँ पे आकर के त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो जाता है। और 200 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जो लास्ट में अधिकार कर पाते हैं वो गुर्जर प्रतिहार हैं, जिन्होंने कन्नौज के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। तो इसी को हम बाय मैप देख लेते हैं बच्चों कि कहाँ है इनका साम्राज्य और ये किस लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये तीनों क्षेत्र का जो सीमा है जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, यहीं पे कन्नौज है। कन्नौज जिसको महोदय नगर या महोदय श्री कहा जाता था, कन्नौज के लिए ही ये लोग लड़ेंगे। और लड़ने वाले कौन हैं, तो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रकूट हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते जो है एट लास्ट यहाँ तक पहुँचाया। ये पालों का राजवंश है जो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है। ये आप देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य है जो है गुजरात, मालवा का क्षेत्र लेते हुए और ऊपर के राजस्थान और यूपी क्षेत्र को लेते हुए इनका साम्राज्य है। आपने देखा था जब चालुक्य वंश का पतन हुआ था तो यहाँ पे चंदेल स्थापित हुए थे, और इसके अलावा आप देखेंगे जो है गंग स्थापित हुए थे। यहाँ पे गंग साम्राज्य आया था। यहाँ पे केरल में चेर थे ही, नीचे पांड्य थे, ऊपर जो है ये पल्लव थे। पल्लव को विस्थापित करके चोल आएंगे और चालुक्यों को विस्थापित करके तो राष्ट्रकूट आ ही चुके हैं। और बाद में जब राष्ट्रकूटों का पतन होगा तो यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आएंगे और लंबे समय तक ये शासन करेंगे। तो ये तीन राजवंश हैं। ये जो रेड वाला पॉइंट है ये राष्ट्रकूटों का है, ये जो ग्रीन वाला है ये पालों का है, और ये जो ब्लैक वाला है ये प्रतिहारों का है। और इन सभी की सीमाएं आप देखेंगे जो साम्राज्य है वो आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि तीनों राजवंश जो है महत्वाकांक्षा रखते हैं साम्राज्य विस्तार की, और ये आपस में लड़ते हैं और इन्हीं के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। संघर्ष होने का रीज़न क्या है, तो पहला तो कन्नौज पर अधिकार, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है, और दूसरा अपने साम्राज्य को बढ़ाना, साम्राज्य विस्तार। ये जो प्रतिहार है ये चाहते हैं बनारस और बिहार तक अपना साम्राज्य विस्तार करें,
और जो पाल हैं ये चाहते हैं कि बनारस बिहार लेते हुए इनके क्षेत्र में सारी चीज़ें आएँ, यानी कि कन्नौज तक का क्षेत्र पालों के पास हो। नीचे के जो राष्ट्रकूट हैं ये नीचे के क्षेत्रों पर अधिकार कर चुके हैं, अब ये ऊपर के क्षेत्रों में जा रहे हैं और ये कन्नौज तक अधिकार करना चाह रहे हैं। तो अब तीनों की सीमाएं यहाँ आकर के टकरा रही हैं और इन्हीं के बीच 200 सालों तक 6 चरणों में त्रिपक्षीय संघर्ष चलेंगे, जिसमें आपने देखा कि कैसे किस चरण में कौन भारी पड़ रहा था, सारी चीज़ें मैंने बताई। लेकिन एट लास्ट जो गुर्जर प्रतिहार हैं इन्हीं का जो अधिकार है ये कन्नौज पर हो गया। और इसका अंत क्या हुआ? तो अंत क्या होता है? इन तीनों राजवंशों का पतन, क्योंकि इन तीनों राजवंशों ने 200 सालों तक युद्ध करने में बहुत ज़्यादा पैसे का, बहुत ज़्यादा धन का, शारीरिक और आर्थिक इसका हानि कर डाला था, जिसकी वजह से इनका जो साम्राज्य है, जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो चुकी है। और जब ये सारी चीज़ें कमज़ोर होंगे, सैनिक कमज़ोर होंगे, राजकोष में धन नहीं होगा, तो अपने आप साम्राज्य का पतन होगा। और इन तीनों साम्राज्यों का पतन हुआ, ये परिणाम लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष आया है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष भी क्लियर होगा और किस चरण में कौन भारी पड़ा, किस पर क्यों हुआ ये युद्ध, क्या हुआ इसका परिणाम और इसके बाद अब क्या होने वाला है। तो अब आप देखेंगे ये जो चंदेल है ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और एक खजुराहों के मंदिर वगैरह का निर्माण करेंगे। ये कल्याणी के चालुक्य हैं, ये गुजरात तक फैलेंगे और नीचे के बड़े से क्षेत्र पर अधिकार करेंगे और ये मध्यकाल तक रहेंगे। ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे नए नए राजपूत राजवंशों का उदय होगा, जो अलग अलग क्षेत्र में इनका जो है उदय होने के बाद, और फिर आएंगे अरब और फिर इन्हीं राजपूत राज्यों को हराएंगे और हराने के बाद दिल्ली पर अधिकार करेंगे और फिर सल्तनत वंश आएगा, मुगल वंश आएगा और इधर के क्षेत्रों में पाल की जगह पे सेन वंश आएगा और नीचे के क्षेत्र में पल्लव की जगह चोल वंश आएगा, जो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेगा जिसमें बहुत ही शक्तिशाली राजा होंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को आगे बताते रहेंगे सीक्वेंस में। आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।